नमस्कार दोस्तों, जादून क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारियों में बहुत अच्छे जुटे हुए होंगे। हम किस टॉपिक पर बात कर रहे थे ये आपको सामने दिख रहा होगा। भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अगर मैं आपके सामने बोलता हूं महत्वपूर्ण तथ्य या इंपोर्टेंट फैक्ट्स, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से ऐड किए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और जिनके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भाग 3। भाग 3, संविधान का भाग 3, आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये किस देश के संविधान से कॉपी किया हुआ है, तो ये है यूएसए। ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे कॉपी करके लिया गया है। आर्टिकल 12 से 35 है, भाग 3 है। ठीक है, आप ये याद रखना। अगर हम बात करें पार्ट 2 के बारे में, भाग 2 के बारे में, तो ये किससे संबंधित है? तो ये है आपका भाग 2 संबंधित है नागरिकता से, सिटीजनशिप से। ठीक है, नागरिकता से संबंधित है। अगर हम बात करें यहीं पर भाग 4 की, तो ये है आपका डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर हम करें भाग 1 की बात करें, ठीक है, तो ये है आपका भाग 1। भाग 1 किससे संबंधित है? भाग 1 है संबंधित भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये आप नोट कर लेना कहीं पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ? न्यायिक समीक्षा प्रणाली, जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई निर्णय आता है तो उसका रिव्यू किया जाए या उसका रिव्यू किया जा सकता है। ये किस देश में इसका उद्भव हुआ था? इस प्रणाली का उद्भव किस देश में हुआ कि जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है किसी भी निर्णय पर? तो ये है आपका यूएसए। सर्वप्रथम यूएसए में इसका उद्भव हुआ, ये आप याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मूल कर्तव्यों को सोपीस तथा मृत अक्षर की संज्ञा दी? निम्नलिखित में से किसने मूल कर्तव्यों को सोपीस तथा मृत अक्षर की संज्ञा दी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आरसी लाहौटी। आरसी लाहौटी जी ने क्या किया, क्या कहा? आलोचना करते हुए मूल कर्तव्यों की तुलना मृत अक्षर और सोपीस से कर दी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगर हम बात करें मूल कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो किस भाग में? तो ये भाग 4 में। अगर हम बात करें किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका क्या रहेगा? आर्टिकल रहेगा 51 का। अब ये देखें 51 का, तो इसका मतलब ये है कि ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जो हमारा मूल संविधान था, जो कि हमने ग्रहित किया, अंगीकृत किया या अपनाया, तो उसमें ये मूल कर्तव्यों के बारे में कहीं नहीं लिखा गया था। तो ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सन क्या थी? 1976। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया। 51 काम है भाग 4 में। ठीक है, ये आप याद रखना। अगर यहीं पर पूछ दिया जाए आपको कि 44वां संविधान संशोधन, कहीं पर भी आपसे ये पूछा जाए कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, बताइए। तो 44वां जो संशोधन हुआ था संविधान के अंदर, वो हुआ था 1978 के। ठीक है, 1978 में 44th अमेंडमेंट किस सन में हुआ था या किस ईयर में हुआ था? तो 1978 के अंदर 44th अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, यह बात याद रखना। और अगर हम बात करें आरसी लाहौटी, जो आलोचक थे या जिन्होंने इसकी संज्ञा दी थी, वो कौन थे? तो वो थे चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश थे, ये आप याद रखना। समिति अगर आपसे कहीं पूछ ली जाए तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये जोड़े गए थे, ठीक है, याद रखना। और अगर कहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किस संविधान संशोधन को जाना जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किसको? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आप याद रखना। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? राज्य मंत्रिपरिषद, हम बात कर रहे हैं राज्य की, तो राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन या सस्पेंशन की शक्ति प्रदान करता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन कर सकते हैं, उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं? बताइए, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, कैसे? इसका अनुच्छेद, अगर इस क्वेश्चन का सवाल पूछा जाए तो इस सवाल का जवाब होगा अनुच्छेद 358, ठीक है। अगर बात मौलिक अधिकारों की आ रही है तो मौलिक अधिकारों को तो आर्टिकल 359 के तहत भी सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर सस्पेंशन 358 के तहत किया जाएगा तो किया जाएगा केवल आर्टिकल 19 का। अगर राष्ट्रपति जी 358 आर्टिकल 358 का यूज करते हैं किसमें? इंटरनल डिस्टरबेंस के में, ठीक है, तो आर्टिकल 19 स्वतः ही मतलब ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 359 का यूज करते हैं तो मौलिक अधिकार, या तो सारे मौलिक अधिकारों, मतलब जितने भी मौलिक अधिकार है ना, सबका सस्पेंशन होगा, या उनमें से कुछ का सस्पेंशन होगा, ठीक है। तो अब याद रखना कि अगर अनुच्छेद 359 के तहत किया जाता है तो या सारे मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन किया जा सकता है। उसमें भी अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्या है कि आर्टिकल 20 और 21 इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सारे आर्टिकल का सस्पेंशन हो सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में। आर्टिकल 20 अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि किस आर्टिकल का सस्पेंशन नहीं किया जा सकता या सस्पेंड नहीं किया जा सकता, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, आप याद रखना। नेक्स्ट, प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा किसने दी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल की बात कर रहे हैं हम, प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसे मूल आत्मा की, संविधान की मूल आत्मा है, ये किसने बोला या इसकी संज्ञा किसने दी? तो इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा, या उसको मूल आत्मा की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में किया गया है? बताइए, राज्यसभा का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अपर हाउस, राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस में कहा गया है? बताइए। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा को परिभाषित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 80 में, ठीक है, याद रखना। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए आपसे, आपको बता देते हैं 79
79 से शुरू करते हैं। 79 क्या रहेगा? संसद। ठीक है, संसद किससे मिलकर बनेगी? राष्ट्रपति से प्लस लोकसभा से प्लस राज्यसभा से। या तो इसको इधर कर लेना, इसको इधर कर लेना। ठीक है, राष्ट्रपति जी से राज्यसभा से लोकसभा से मिलकर संसद बनेगी। आर्टिकल 79। अगर आर्टिकल 80 की बात करें, आर्टिकल 80 की बात करें तो किसमें राज्यसभा को परिभाषित किया गया है कि उसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, कितनी अधिकतम सीट हो सकती हैं। ठीक है, अगर आर्टिकल 81 की बात करें, यहाँ लिख ही देते हैं राज्यसभा। अगर आर्टिकल 81 की बात करें तो किसको बात? लोकसभा के बारे में बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 81 के अंदर लोकसभा के बारे में बात की गई है। ठीक है, आप याद रखना, अगर यहाँ पर नंबर्स आपसे पूछ लिए जाएं कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं राज्यसभा के अंदर, तो अधिकतम हो सकते हैं आपके 245। कितने हो सकते हैं? अधिकतम 245 हो सकते हैं, ये आप याद रखना। और अगर आपसे 245 के अंदर कितने अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 245। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? जनता। जनता भारत में राजनीतिक सत्ता की प्रमुख होती है, क्योंकि जनता के द्वारा और जनता पर ही शासन किया जाता है। हम लोग चुनाव के जरिए अपने जो प्रतिनिधि भेजते हैं लोकसभा के अंदर, तो वही हमारे ऊपर राज करते हैं। लोकसभा से राज्यसभा और राज्यसभा और लोकसभा मिलकर राष्ट्रपति जी। तो इसको अगर आप ऐसे समझें कि जनता के ऊपर और जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है, इसलिए राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन हुआ? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जनता हुई। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार मिला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? बताइए। विधानसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लोकसभा है, विधानसभा को तो भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्थायी सदन है। ये जो लोकसभा और जो विधानसभा है, ये क्या है? ये अस्थायी सदन है। ठीक है, हर 5 वर्ष के बाद ये भंग हो जाती है, फिर से इलेक्शन होता है और इलेक्शन के जरिए दोबारा उसका गठन होता है। ठीक है, नई लोकसभा का गठन होता है, और यही होता है विधानसभा राज्यों के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है ना समाप्त किया जा सकता है। तो अगर, लेकिन इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्यसभा को ना तो समाप्त कर सकते ना भंग कर सकते। लोकसभा की बात करें तो इसको भंग कर सकते हैं, विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं। बचा कौन सा? विधान परिषद। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कुछ इससे मिलती जुलती है, इसके जो रूल्स है ना वो इससे मिलते जुलते हैं। लेकिन राज्यसभा को कभी समाप्त नहीं कर सकता, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। आपने रिसेंटली देखा होगा, कहाँ देखा होगा? तमिलनाडु में, तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपने देखा होगा, जो वहाँ के सीएम है, उन्होंने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव लेकर आए थे। ठीक है, तो आपने वो बहुत ज़्यादा, उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, बहुत ज़्यादा, लेकिन हुआ नहीं वो। अभी इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो विधान परिषद इसका राइट आंसर होगा। विधान परिषद को संशोधन के द्वारा, लेकिन 368 के संशोधन के द्वारा नहीं, आर्टिकल 169 ये कहता है
कि अगर अगर किसी राज्य की विधानसभा में स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है 2/3, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो 2/3 की मेजोरिटी से अगर कोई बिल पारित कर दें कि हमें ये विधान जो परिषद है उसे भंग करना है और वो बिल पास हो जाए, और उसके बाद संसद के दोनों सदनों से भी पास हो जाता है, तो विधान परिषद को भंग कर दिया जाएगा। ठीक है, आप याद रखना, क्या याद रखना है कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी एक स्थायी सदन है। ये इसमें किस तरीके से, जैसे कि राज्यसभा के अंदर 1/3 सदस्य नए चुने जाते हैं, और जो जिनका कार्यकाल पूरा हो जाता है 6 वर्ष का, वो अपना वहां से हट जाते हैं। ठीक है, इसी तरह विधान परिषद के अंदर भी होता है, लेकिन इसको समाप्त कर सकते हैं, राज्यसभा को समाप्त नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और उसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख देना, उसका हम आपसे डिस्कस करेंगे। और हाँ, आपसे एक बात कहना भूल गया कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ना, उस पर लास्ट वीडियो जो बनाई थी तो हम उसमें बात कर रहे थे दल बदल निरोधक अधिनियम। ठीक है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था 15 फरवरी 1985 के अंदर। तो उस वीडियो में मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी कि 85 को मैंने 75 देख लिया, लेकिन एक्चुअल में मुझे डेट याद थी और जो ईयर थी वो भी याद थी, लेकिन 85 को मैंने 75 समझ लिया और उसके बेसिस पर ही मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। जहां मैंने गलती से ये बोल दिया कि 85 को अब कैसे याद करोगे, तो मैंने ये गलती से ये बोल दिया था वहां पर कि इंदिरा जी की सरकार थी, और 75 में तो सरकार इंदिरा जी की ही थी। नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी? जब इंदिरा जी की सरकार थी 1975 के अंदर ही। तो इसको मैंने 85 को 75 सोचकर पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और खुश रहें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।